हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में, जो आप इस इमेज के थ्रू देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्त, सो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे भाई, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O हो जाएगा। ठीक है, जो आपको आंसर पता है वो हमसे पहले आंसर दे सकते हैं। ये फटाफट एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा? दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है मेरे भाई, मनुष्य का समान शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के समान शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्त आपको बता दें, अगर हम बात करें केल्विन में तो 310 केल्विन होता है। ठीक है मेरे भाई, कितना होता है? 310 केल्विन। ठीक है, अगर सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्त आपको बता दें, पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 5 नंबर में कहा गया है, मनुष्य को सांस लेने में कौन सी गैस मदद करती है? तो मनुष्य को सांस लेने में ऑक्सीजन गैस मदद करती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है? तो ये तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, दूध को दही बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो दोस्त आपको बता दें कि दूध से दही बनने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है, पानी का क्वथनांक कितना है? आपका क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्त आपको बता दें कि पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है। ठीक है, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे हल्की गैस कौन है? आपका 9 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे हल्की गैस कौन है? तो सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में हम बढ़ गए हैं। आपका क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो आप वैसे बता ही सकते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप यह ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलती है? तो ये जो है विटामिन डी है, ये सूर्य की रोशनी से हमें मिलती है। चलिए मेरे भाई, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। देखिएगा दोस्त, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रही होगी। एक लाइक तो बनता है मेरे मित्र। आपका 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मेरे भाई, शरीर का सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? यहाँ पे अंग की बात कहा गया है। तो दोस्त आपको बता दें कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी वाला अंग जो है वो हमारा कान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। ये नहीं मेरे भाई कि यहाँ पे जो है स्टेपिस आप कहेंगे, और अगर हड्डी की बात कहें तो उसका नाम है स्टेपी। क्या है मेरे भाई? स्टेपी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, पसीना निकलने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? पसीना निकलने वाली जो ग्रंथि होती है वे श्वेत ग्रंथि होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आंसर। चलिए मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश वर्ष की इकाई है, यानी प्रकाश की गति क्या होती है? तो अगर हम प्रकाश की गति की बात करें दोस्त, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया गया है।
आप इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्त आपको बता दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, ठीक है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो अग्नाशय होती है। और अग्नाशय के बारे में अगर हम बात करें मेरे भाई, क्या होती है? अग्नाशय होती है। अब देखिए दोस्त मेरे भाई, अग्नाशय को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से यानी लैंगरहैंस की दीपिका से वहाँ पे बीटा कोशिका का स्राव होता है, ठीक है, लैंगरहैंस की, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग भी माना जाता है। आशा है कि 15 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है मेरे भाई? इसे ध्यान से देखेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है मेरे भाई। क्या पूछा गया है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्त इसका फुल फॉर्म जो होता है डिराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, उसको क्लिक कीजिए। तो दोस्त आपको बता दें डिराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 17 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई मैं बता दूं कि पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है कहाँ? ऑप्शन में आप देख लीजिए। तो दोस्त आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मेरे मित्र ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये भी बहुत सरल क्वेश्चन हमें लग रहे हैं, तो आपका भी बताना दायित्व बनता है। चलिए दोस्त अब आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, आँखों का रंग किसके कारण होता है? तो मेरे मित्र आपको बता दें आँखों का जो रंग होता है वो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको बता दें दोस्त एक बात कि जो आपका 18 नंबर प्रश्न है, ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चों के शरीर में कुल हड्डियों की अगर संख्या की बात करें तो 300 होती है, ठीक है। और आपको बताना है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि युवा अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्त हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए मेरे मित्र कहा जा रहा है क्वेश्चन में 20 नंबर प्रश्न पे हम आ चुके हैं। WBC का कार्य क्या है? तो यहाँ पे कार्य की अगर हम बात करें, WBC के कार्य का बात करें तो WBC क्या करता है? रोगों से लड़ता है। क्या करता है? रोगों से लड़ता है और छुटकारा देता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्त मेरे भाई WBC के फुल फॉर्म की बात करें तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस हो जाएगा या व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर WBC के बारे में और बात करें तो इसका जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जो जीवन काल होता है लगभग 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है मेरे भाई, इसके आसपास ही होता है। चलिए अब यहाँ पे एक RBC का, तो RBC के बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो RBC जो होता है मेरे मित्र ये रेड ब्लड कॉर्पस होता है या फिर रेड ब्लड सेल होता है, यानी कोशिका, लाल रक्त कोशिका होती है। और WBC श्वेत रक्त कणिका होती है, या आप कणिका ही कह सकते हैं। तो WBC के जीवन काल बोले तो WBC का जीवन काल जो होता है वो 1 से 120 दिन का होता है। मेरे मित्र आपको अगर बता दें कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो हड्डियों के यानी खोखली जो हड्डी होती है उसके बीच RBC का निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। अब मेरे मित्र मेरे प्यारे भाई आपको बताना है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है। अब बताइए दोस्त मेरे भाई कि RBC जो मेरे होते हैं, RBC इसका मृत्यु कहाँ होता है, ठीक है। आप इस वीडियो में बने रहे, हम आगे बता भी देंगे। चलिए आपका क्वेश्चन है
21 नंबर कहा गया है मेरे भाई मेरे मित्र, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो मेरे मित्र अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब में जो है उसमें आर्गन गैस भरी जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, कहा गया रक्त किस धातु के कारण लाल होता है। तो दोस्त आपको बता दें मेरे भाई कि रक्त जो होती है, रक्त में आयरन की मात्रा पाई जाती है, यानी लोहा की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है। और एक और बात आपको बताना हम भूल नहीं सकते, इसमें जो होती है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्वेश्चन को आपको कराया था। तो मेरे भाई अगर आपको बता दें हीमोग्लोबिन क्या होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा जान लीजिए, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीम माने होता है एक ठंडक और ग्लोबिन माने होता है प्रोटीन, ठीक है। एक क्या होता है रंजक, ठीक है, एक रंजक होता है। और ग्लोबिन जो होता है मेरे भाई एक प्रकार के प्रोटीन होता है। क्या होता है मेरे भाई, एक प्रकार के प्रोटीन होता है। यानी कि प्रोटीन जो होती है, यानी जो हीम नामक प्रोटीन, चलिए यहाँ पे ये रंजक प्रदान करता है। और आपको अगर बता दें यहाँ पे जो हीम होता है, हीम नामक इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंजक कैसा होता है, लाल हो जाता है। मेरे भाई इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो हीमोग्लोबिन होती है इसी के कारण जो रक्त होता है इसका रंजक होता है। इसमें एक प्रकार के समझिए कि मेलानिन पाया जाता है, जो यानी उसको रंजक कह सकते हैं। ये क्या करता है कि उसको कलरफुल प्रदान करता है, जिसके कारण से वो लाल दिखाई देता है। ये कौन सा प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन। तो दोस्त आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्त आशा करते हैं कि यह आप 22 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन में किस तरंग का प्रयोग होता है। तो दोस्त मेरे भाई अगर आपको बता दें इसका आंसर, मोबाइल फ़ोन में जो होता है रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण हम आप या फिर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपना संदेश को, अपना वाद विवाद को कर सकता है, बात कर सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे मित्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए रेडियो तरंग। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 24 नंबर पे हम आ गए हैं। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो आप भली भांति जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा O3। ओजोन गैस यानी कि जो O होता है, वो माने क्या होता है, ओजोन। इसमें कितनी मात्रा पाई जाती है, 3। O3 होती है। इसके कण कितने होते हैं, एक O में कितने कण, 3 गो होते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर मैं फास्ट कराऊं तो कुछ समझ में शायद न आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलता हूं, जबकि मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा समय लॉस हो। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्त आपको बता दें कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई कि पृथ्वी के तल पर कौन सी अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑक्सीजन यानी O2। यानी एक ऑक्सीजन में उसकी मात्रा 2 होती है। यानी कि ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के तल पे सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक अगर कुछ पाया जाता है तो O2 पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। और वायुमंडल की अगर बात करें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन जो है एक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब श्वास लेने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कितना आप ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्त एक और बात आपको बता दें कि जो हम श्वास लेते हैं, जो श्वास हम लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग, जो श्वास हम लेते हैं, देखिएगा इसको हम बता दें, हम श्वास लेने में, श्वास ली गई जो हम सांस लेते हैं, ली गई गैसों की मात्रा, इसे हम क्या कह सकते हैं, गैसों की मात्रा।
अब देखिए भाई मेरे, अगर हम बात करें इसमें हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो नाइट्रोजन है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो हम लोग हैं वातावरण से कितनी मात्रा में कौन सी गैसें लेते हैं और वायुमंडल में कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है और कितना मात्रा में हम लोग छोड़ देते हैं। तो आपको बता दें कि जो ली गई गैसें हैं जिसमें हमारा कौन कौन से गैस हो जाएगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, N2 नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी गैसें हो जाएगी मेरे मित्र, तो आपको बता दें ऑक्सीजन हो जाएगा O2। और आपको बता दें मेरे मित्र और कौन सी गैसें हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन की मात्रा है मेरे मित्र, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना है और कितना हम लेते हैं और कितना छोड़ते हैं, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। तो मेरे मित्र अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा की अगर बात करें तो लगभग 20 से 21% तक है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। अब देखिए जितनी मात्रा में ये है उतनी ही मात्रा में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। क्या करते हैं मेरे मित्र, जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में हम ले लेते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है कि हमने इतनी मात्रा में इसको ले लिया तो छोड़ा कितना। दोस्त मेरे भाई, अगर हम बात करें तो ये जो जितना है नाइट्रोजन है तो 78% हमने लिया था और 78% ही हमने क्या किया है, त्याग कर दिया है। लेकिन यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन जो है मेरे भाई मेरे मित्र, तो इसकी जो मात्रा है लगभग हमने 16 से 17% तक छोड़ा है और बाकी के जो लगभग 4% है उसका यूज कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है इसको हमने बढ़ा करके 4% छोड़ा है। यानी आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमने नाइट्रोजन जितना वायुमंडल में विद्यमान है उतनी मात्रा में मैंने लिया, आपने लिया, जो भी जीव जंतु है उतना लिया, ठीक है, उतनी मात्रा में ये लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे भाई मेरे मित्र, जो ऑक्सीजन की मात्रा है इसमें 20 से 21% तक है, लेकिन 16 से 17% छोड़ा गया है। तो इसको क्या किया, मैंने यूज किया और उसको हमने यूज करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल दिया और उसे 4% के रूप में उसे बाहर निकाल दिया, शरीर से बाहर। अब बात करें श्वसन का कार्य कौन करता है, तो फेफड़ा करता है, हमारा लंग्स करता है। दोस्त आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको मुख्य बातें कि मैं और बात करूं मेरे मित्र, अगर वायुमंडल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन की मात्रा की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है मेरे मित्र, ऑक्सीजन O2 की मात्रा अगर 20 से 21% तक है, अगर इससे बढ़ जाएगा ना तो फेफड़ा मेरी सड़ने लगेगी, किसी का भी फेफड़ा सड़ने लगेगा। क्योंकि ऑक्सीजन एक क्या है, मतलब नाइट्रोजन के जैसा वो भी गैस है, मतलब एकदम ठंडक गैस है। यानी मेरी फेफड़ा जो होती है वो सड़ने लगेगी अगर 21 से 22% हुआ तो फेफड़ा के लिए हानिकारक है। तो इसलिए हमको 20 से 21% बना के रखना है। लेकिन एक और यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहते हैं हम मेरे मित्र, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, CO2 की अगर बात करें, तो इसमें जो होता है, जबकि ऑक्सीजन की 2 मात्रा होती है, कार्बन की 1 मात्रा होती है, फिर भी देखिए वातावरण को कितना गर्म रखता है। अगर 0.03% है, अगर इसे 1% भी बढ़ गया ना, मतलब 0.4% अगर हो गया, 0.4%, तो तबाही मचा देगा। अगर जिस दिन ये 1% पहुँच गया ना तो पृथ्वी को राख कर देगा। इसलिए जो भी वातावरण में है जितना है उतना ही मात्रा में हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, वातावरण यानी पृथ्वी के लिए सही है। चलिए मेरे मित्र, ये बहुत हो गया 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। आपका 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका तो क्लियर हो ही गया, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है मेरे मित्र, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है। तो दोस्त आपको बता दें कि वाष्पीकरण जो होता है, यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर, ये दोस्त जो क्वेश्चन है आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाष्पीकरण किस तापमान पे होती है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे 0 डिग्री, 50 डिग्री। आप तो सबसे अधिक बच्चे क्या ऑप्शन दे रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण
किस तापमान पे होती है? तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी पानी को गर्म कीजिएगा ना, तो वो वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी पानी को गर्म कीजिएगा तो जाहिर सी बात है, अगर हीट होगा तो उसमें से जरूर ऊष्मा बाहर निकलेगी। यानी इस तरह से अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो मेरे मित्र ये बी आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। वाष्पीकरण की दर जो होती है इसका कोई भी तापमान नहीं होता है। चलिए मेरे मित्र, अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र, अगर हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फीमर इसका आंसर हो जाएगा। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए मेरे भाई, अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें, आपका 28 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ गए हैं। दोस्त मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? तो दोस्त बस बिजली और बस बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरे मित्र, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जरूर आपको हेल्पफुल लग रही होगी, अतः एक लाइक तो बनता है। और दोस्त अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्त, एक सपोर्ट कर देने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कहा गया जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्त आपको बता दें कि जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें मेरे मित्र, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे मित्र आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सूर्य मुख्यतः किस गैस से बना है? तो दोस्त आपको बता दें कि जो सूर्य होता है मुख्यतः उसमें हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, और हाइड्रोजन के बाद में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस सूर्य में पाया जाता है तो हीलियम होता है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम के मिलने से सूर्य का निर्माण हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मेरे मित्र क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मेरे मित्र, अगर अगला क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर, तो 32 नंबर में पूछा गया हीलियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्त आपको बता दें कि हीलियम का जो प्रयोग होता है वो गुब्बारा गैस में होता है। किस गैस में होता है मेरे मित्र? तो गुब्बारा गैस में होता है, गुब्बारों में होता है। जो गुब्बारा फुलाया जाता है ना वो आसमान में उड़ने के लिए, ये वाला जनरल गुब्बारा की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, ये बड़े बड़े गुब्बारा की इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हल्का हो। यानी इससे ये स्पष्ट हो गया कि हीलियम जो है हल्की गैस है। लेकिन अगर हम बात करें मेरे मित्र की सबसे हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन से हल्की कोई गैस नहीं है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस भी है, और हाइड्रोजन एक प्रकार का ज्वलनशील गैस भी है। जिसे सूर्य का निर्माण हुआ है वो बताइए कैसे नॉर्मल गैस हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना हार्ड गैस है, जिसे सूर्य का प्रकाश हम तक आता है तो कितना तापमान लगता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं मेरे मित्र दावा के साथ कि जो सूर्य से हमको जो ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य किस विधि के माध्यम से हमारे पास उसका ऊर्जा आता है? आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताएंगे। आपका 33 नंबर प्रश्न में है, अमीबा किस प्रकार का जीव है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे मित्र, अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो दोस्त हम बता दें कि जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया गया है, मेंशन है। दोस्त आपको बता दें कि एक कोशिकीय जीव जो होती है अमीबा होती है, पैरामीशियम होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जीवाणु होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया जो होती है वो एक कोशिकीय जीव ही होती है। दोस्त आपको बता दें कि जो विषाणु होता है, यानी वायरस जिसे इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में विषाणु बोला जाता है, दोस्त ये जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे मित्र? ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये वातावरण में मृत घूमता है, मृत उड़ता रहता है। जैसे ही किसी सजीव के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो मनुष्य कोई भी जीव जंतु कोई भी हो, यानी सजीव हो, उसके अंदर जाते ही वो जीव जाता है, मतलब जीवित हो जाता है, और तब अपना विकराल रूप दिखाता है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि विष्णु भगवान जब तक विकराल नहीं है तब तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन जब विकराल रूप धारण कर लेंगे तो जरूर किसी न किसी का विनाश करेंगे और किसी न किसी का भलाई करेंगे। तो दोस्त ऐसा ही समझ लीजिए कि विषाणु जो है, विषाणु जब शरीर के बाहर है तब तक कोई कुछ नहीं करता है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन शरीर के अंदर जाने पे, सजीव के शरीर के अंदर जाने पे वो तहलका मचा देता है, जो कि अभी कोविड-19 की जो बीमारी आया था, इसी में कोविड-19 जो है ये विषाणु के कारण ही हुआ था। चलिए मेरे मित्र, बिना समय गंवाए हुए अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं।
आपका 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये तो आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मित्र, मेरे मित्र, अब 34 नंबर हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि आपका 34 नंबर हो गया। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, लाल ग्रह जो होता है मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। और कौन सा ग्रह है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि पृथ्वी के दाएं और बाएं में कौन सी दो ग्रह है विद्यमान। पृथ्वी यानी आपको बता दें मेरे मित्र कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो हो जाएंगे हमारे बुध ग्रह। चलिए मेरे मित्र, मैं थोड़ा सा आपको सौरमंडल का सैर कराने के लिए हम चल रहे हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएगा। आपको हम ले चलते हैं सौरमंडल में। मेरे मित्र, मैं आपको सौरमंडल की सैर कराने के लिए ला दिया हूं। आप इसमें सौरमंडल का सैर कर सकते हैं। दोस्त, ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये धुन जो सुन रहे हैं, ये सौरमंडल का ही धुन है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जूमिंग करेंगे और इसे बिना समय गंवाए हुए जो पॉइंट है आपको समझाने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे भाई, ये मेरा सौरमंडल हो गया। अब इस सौरमंडल की अगर बात करें तो आप ध्यान से इसे गौर से देखेंगे तो सारे ग्रह आपको दिखेंगे। मेरे भाई देख लीजिए, ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, और सूर्य के जस्ट बाद यहाँ पे देख लीजिए बुध ग्रह है, जिसे मरकरी कहा जाता है। यहाँ पे ये वाले जो है मेरे बुध ग्रह है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए बुध के बाद में यहाँ पे ये है जो वीनस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। ठीक है, और ये तो हमारे सन है। दोस्त, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको जो भी फैक्ट दे रहा हूँ आपके लिए ही दे रहा हूँ, अच्छा ही फैक्ट दे रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए मेरे मित्र, आगे हम अगर आपको बता दें तो आपने क्या क्या जाना। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो हो गया हमारा बुध हो गया, उसके बाद में वीनस हो गया यानी शुक्र हो गया, और तीसरे नंबर पे हमारे पड़ते हैं पृथ्वी महाराज। जिस पे पृथ्वी है वो हो गए तीसरे नंबर पे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये हमारे पृथ्वी हो गए, और पृथ्वी के ये छोटा सा ग्रह जो है, इसके बचवा देखिएगा यहाँ ध्यान से, यही हमारा चंद्रमा है। इतनी बातें आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अब दोस्त, मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इंतजार है आपका, यानी कि किन दो ग्रहों के बीच में उल्काएं पिंडें घूमती रहती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मित्र। अभी आप पृथ्वी तक अब सैर कर लिए हैं, अब आते हैं मार्स गैस के बाद, यानी कि अभी जो क्वेश्चन आपका बीता है ये हो गया हमारा मार्स गैस यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो ये हमारे सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह हो जाएगा। और देखिए मंगल के बाद में जो अगर हम बात करें मेरे मित्र, ये आकार के अनुसार अगर बात करें तो लगभग पृथ्वी के समान है। अगर हम बात करें मेरे मित्र ये मंगल ग्रह के बाद में, तो यहीं पे है बृहस्पति ग्रह, इसके जस्ट बगल में। अब बृहस्पति ग्रह आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा वीडियो को मतलब इसको तो छोटा तो करना पड़ेगा मेरे मित्र। ये देखिए, कहीं दिखा क्या आपको जुपिटर? देखना चाहिए मेरे मित्र। ये देखिए मेरे भाई, अब अभी इस वीडियो को मैं चला नहीं रहा हूँ, आपको चला के भी दिखा दूंगा। तो मेरे भाई ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। मेरे मित्र ये ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वीडियो को चलाऊं तो देखिए ये कैसे घूमते हैं। ठीक है, ये देखिए कैसे घूम रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको और स्पीड में करूं तो ये देखिए इसे स्पीड में घूम रहा है। 1610 किलोमीटर के स्पीड से अगर हमारा पृथ्वी अपने गति पे घूम रहा है और वायुमंडल में भी घूम रहा है, ब्रह्मांड में, तो समझिए सूर्य किस गति से घूम रहा होगा। तो मेरे भाई अभी तक आपने बृहस्पति तक पहुंच गए हैं, और बृहस्पति के बीच में मेरे भाई मेरे मित्र ये देखिए ध्यान से, ये कुछ उल्काएं पिंड जो आपको दिख रहे हैं, यही तो है उल्का पिंड। और यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट आपको, ये वाला, तो ये है एक जिसे नेपच्यून कहा जाता था। तो इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब क्यों निकाल दिया गया ये देखिए ना, ये कैसे घूम रहे हैं महाशय जी। अब इसे थोड़ा सा इसका चेंजिंग कर देते हैं, ये इधर से घूमेगा, इधर से। अब ये देखिए कैसे घूम रहा है, ये किसी ना किसी का ये मतलब दिशा में घूम जाता है, इसका कोई एक लिमिट नहीं था, यानी एक दिशा नहीं था इसका। अब मेरे भाई मैं आपको मुद्दा की बात बता दूं कि जो बृहस्पति है मेरे मित्र, जो बृहस्पति ग्रह है और मंगल ग्रह है, इसी दो ग्रहों के बीच में जो हमारा है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये मित्र, आइए मित्र मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीक़े से बताऊँ
आप इसको थोड़ा सा मैं धीरा करता हूँ। अब मेरे मित्र ध्यान से देखिए, ये सब कुछ घूम रहे हैं, सारे ग्रह घूम रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा ये देखिए, मार्स गैस कहीं आपको दिखा क्या? तो ये मार्स ग्रह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मार्स ग्रह है और ये हमारा इस लाइन में मेरे मित्र, इसी लाइन में हमारा जो है ये देखिए ध्यान से, आपको दिखा ही दे रहे हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि ये सही नहीं बता रहे हैं, आपको दिखाई देते हैं। देखिए मार्स गैस को, मतलब मार्स ग्रह को यानी मंगल ग्रह को आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको जुपिटर को दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जुपिटर है, ये मेरे भाई ये जो है आपका जुपिटर है। और रुक जाओ, अरे सॉरी, देखिए ये हो गया मंगल ग्रह यहाँ पे। और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे बृहस्पति है मेरे मित्र, थोड़ा सा समय तो लगेगा आपको समझाने के लिए। ये जुपिटर यानी बृहस्पति, यानी आप ऐसे समझिए दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र कि यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है हमारा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये सभी जो आप देख पा रहे हैं मेरे मित्र, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये सभी के सभी ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। और ये हो गया हमारा जुपिटर और ये हो गया हमारा मंगल ग्रह। मित्र मुझे आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्र आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद में है सैटर्न ग्रह, यानी यहाँ पे शनि ग्रह की बात करें जिसके पास छल्ला पाया जाता है। तो मेरे मित्र मेरे भाई यही तो है शनि ग्रह, इसे ध्यान से देखिएगा, छल्ला पाया जाता है कि नहीं। आप वीडियो को जूमिंग करके देख सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हम जूमिंग करते हैं तो आपको अच्छे से दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा पीछे हम करें। अरे तू किधर गया? तो ये देखिए सैटर्न माने शनि, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शनि। अब इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ये लीजिए शनि ग्रह के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए ग्रह कैसे है। दोस्त मेरे भाई अगर हम बात करें शनि ग्रह के बाद में तो 2 ग्रह और बच गए हैं, अरुण और वरुण ग्रह के बारे में, तो इसके बारे में भी हम जान लें। तो ये देखिए ये जो लाइनिंग है आपका, ये है अरुण ग्रह की, यूरेनस लिखा है, और ये है आपका लास्ट वाला लाइनिंग जो है वो वरुण ग्रह की है। मेरे मित्र ध्यान से देखिएगा तो आपको ये वरुण ग्रह दिखाई देगा, ये रहा नेपच्यून। मेरे मित्र आपका जो ये है नेपच्यून ग्रह हो गया, और यहाँ पे सैटर्न हो गया, यहाँ पे जुपिटर हो गया, और यहाँ पे ये हो गया यूरेनस हो गया, ठीक है। और यही तो है प्लूटो, ठीक है। तो दोस्त मेरे मित्र हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप अच्छे तरीक़े से ग्रहों के चक्र को आप समझ चुके होंगे, और इसके बाद में हमारे सौरमंडल में कोई भी ग्रह नहीं है। दोस्त आपको सौरमंडल से बाहर लेके आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे ब्रह्मांड में आप आ गए हैं, इसे आप अच्छे तरीक़े से देख लीजिए। जिसे आप कहते हैं ना दूध में एकला मेंदाकनी, उसी चीज़ को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप चाहें तो अच्छे तरीक़े से इसे समझ सकते हैं। तो ये रहा दूध में एकला मंदाकिनी, और इसका आकार कैसा है? सर्पाकार यानी सर्पिलाकार है। तो अभी आपको दिखाई देगा मेरे मित्र, मैं बहुत ही आराम से इसको ले जा रहा हूँ। ये लीजिए, ये आपको जो दिखाना चाह रहा था मैं, थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन ये अमेजिंग वीडियो आप अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे। अगर मैं आपको इसको नचा के दिखा दूँ, मतलब इसको चला के, तो फिर से हमको इसको जूमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ गए हम अपने ग्रह में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा करते हैं। अब ये लीजिए मेरे भाई, इसको चला दिए, ठीक है। अब ये ऐसे ग्रह चलते हैं। चलिए मेरे भाई अब सीधे मुद्दा की बात करते हैं, अपने पॉइंट पे, टू द पॉइंट पे आ जाते हैं। दोस्त आशा करते हैं कि यह वीडियो जरूर आपको हेल्पफुल लग रही होगी, अतः एक लाइक तो बनता है मेरे मित्र, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए मेरे मित्र अब आ जाते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे। दोस्त मेरे भाई अब जो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन से तो मैंने आपको इतना कुछ ज्ञान दिया, ज्ञान क्या आप समझ ही सकते हैं, मतलब इतना कुछ बताया। अब देखिए लाल ग्रह को तो आप समझ गए कि मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, मानव मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो मेरे मित्र अगर हम बता दें मानव मस्तिष्क के जो मुख्य भाग होते हैं वो कितने होते हैं, तो जो मस्तिष्क होता है, मेरे भी ध्यान से आप समझिएगा पॉइंट, तो आपको जरूर समझ में आएगा। मानव मस्तिष्क जो होता है उसमें 3 भाग में बांटा गया है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन पहले बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है। आगे वाले को अग्र मस्तिष्क, पीछे वाले को पश्च मस्तिष्क, और बीच वाले को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपको हम बता दें मेरे मित्र कि जो मस्तिष्क होती है उसका वजन 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम होता है। अगर मस्तिष्क के बारे में और हम बात करें तो मस्तिष्क जो होती है एक्रेनियल नामक हड्डी से
एक क्रेनियल नामक हड्डी से यानी खोल से ढकी रहती है, जिससे मस्तिष्क का कोई भी नुकसान न हो। दोस्त, अगर मस्तिष्क के बारे में और कुछ जानने की आपकी जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो मस्तिष्क पे बनाई जाएगी। चलिए मित्र, इसके बारे में इतना ही। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 37 से कहा जा रहा है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा तत्व समान है? तो दोस्त आपको बता दें, हीरा और ग्रेफाइट में जो होती है कार्बन समान पाई जाती है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दोनों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए ये समान पाया जाएगा। मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन जो है, आँख का कौन सा भाग देखने में सहायक होता है? तो मेरे मित्र, आप तो जानते हैं कि रेटिना जो होती है आँख को देखने के लिए सहायता प्रदान करती है। और दोस्त आपको बता दें कि दान जो किया जाता है ना, आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है? तो कर्निया को दान किया जाता है, रेटिना को नहीं। अब देखिए मेरे भाई, जो कर्निया होती है उसे दान किया जाता है, और आँख का कौन सा भाग देखने के काम आता है? तो इसी में रेटिना भी आ जाएगा मेरे भाई, मिस्टेक हो गया, ठीक है। यानी कि कर्निया दान किया जाता है, जिसमें सारा ये आ जाता है। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और बताइए आँख से संबंधित। जो मेरे मित्र, जो आँख का रंग होता है, जो आँख का रंग होता है, उस किसके कारण होता है? तो उसमें भी मेलानिन पाया जाता है। अगर मेलानिन कम हो जाएगा तो उसका कलर बदल जाएगा, यानी कि आँख भूरी हो जाएगी या फिर नीली हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, जो आँख का रंग बदलता है तो परितारिका के कलर, जो परितारिका जो होता है, इसके कलर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। चलिए मेरे मित्र, इससे इतना ही। अगली वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मेरे भाई, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लेता है? तो दोस्त मेरे भाई, ये 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्त मेरे भाई, मैं ही बता देता हूँ, 8 मिनट और लगभग 20 सेकेंड। यानी आप ऐसे कह सकते, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। यहाँ पे 16 सेकेंड मेरे भाई नहीं दिया गया है। जब 16 सेकेंड यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड के बराबर, ठीक है मेरे मित्र। अगर हम 8 मिनट 20 सेकेंड की अगर बात करें, हम तो 8 गुना 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर 8 में हम 60 से गुना कर देंगे सेकेंड में बदलने के लिए, तो 8 छके 48, 480 सेकेंड हो गया। और यहाँ पे 20 सेकेंड जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा 500 सेकेंड कह सकते हैं आंसर के रूप में, ठीक है मेरे भाई। या फिर इसे 496 सेकेंड माना जाता है रियल टाइम। चलिए मेरे मित्र, अगर हम अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो 40 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। आपका 11 क्वेश्चन और रह गया है, थोड़े से और टाइम लगेंगे मेरे भाई। मेरे मित्र, अगर एक 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो मेरे भाई, अगर हम बात करें सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह में पाए जाते हैं, तो बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं। फिलहाल में कुछ आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसमें शनि आया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति ही है, इसलिए इसके आंसर में कोई तो मत की बात नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, 41 नंबर प्रश्न में कहा गया कि यहाँ मानव आँख का मेगा पिक्चर लगभग कितना होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो मानव आँख का जो होता है मेगा पिक्चर, कितना मेगा पिक्चर का होता है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 576, लगभग 576 मेगा पिक्चर का जो होता है आँख का आकार होता है। यानी समझिए, जैसे कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें कैमरा होता है ना, तो उसमें कैमरा कितना मेगा पिक्चर का होता है? जैसे किसी का 2 होगा, किसी का 4, 8, 12, 16, 512 का ऐसे होता है। तो समझिए हमारा आँख का जो मेगा पिक्चर है कितना है? 546। तो इसे कितना दूर तक कितने अच्छे तरीक़ा से देख सकता है आप समझिए। अगर किसी का 48 मेगा पिक्चर का कैमरा हो तो उससे कितना स्मार्ट फोटो आता है, आप मतलब क्या बताएं आपको। अब समझिए कि हमारा आँख है 576 मेगा पिक्चर का, तो ये कितना अच्छा पिक्चर खींचेगा, ठीक है। आशा है कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में मेरे मित्र कहा गया है कि हड्डियाँ और दांत किससे मजबूत होते हैं? तो ये तो आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होता है कैल्शियम के कारण। किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेरे मित्र। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ख़त्म ही होने वाला है मेरे मित्र। मुझे बहुत खुशी है कि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र, अगर हम बात करें खगोल विज्ञान को अंग्रेजी में जो हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। साबुन का पीएच मान कितना होता है? तो साबुन जो हम लोग नहाते हैं ना, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्त आपको बता दें, उस साबुन का पीएच मान लगभग 9 होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो साबुन होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन उसमें नींबू की भी मात्रा होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
उसमें यूरिया भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप 45 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं मेरे मित्र। अब जल्द ही खत्म होने वाला है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आपका क्वेश्चन नंबर 45 पे है। तो दोस्त आपको बता दें कि सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ही ग्रह है, जो पृथ्वी का जुड़वा बहन भाई भगनी सब कुछ कहा जाता है शुक्र को। लगभग, ऐसा नहीं सब कुछ नहीं कहा जाता है, लगभग भाई कहा जाता है, भोर का तारा, साज का तारा, भगनी, ये सब बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसे बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है, जिसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर मेरे भाई मेरे मित्र दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि अगला पैराग्राफ में, और ये लास्ट पैराग्राफ है मेरे मित्र। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र जो है 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर अब बता भी सकते हैं। ताप मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र? तो थर्मामीटर कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे मित्र 48 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न में है, पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने अब तक छोड़ा है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। रक्त संचार का कार्य कौन करता है? तो दोस्त आपको बता दें, जो रक्त का संचार का जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो हृदय करता है। अब मेरे मित्र आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसकी सफाई कौन करता है? ठीक है, आप बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं, गुर्दा, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है और वो 50 नंबर क्वेश्चन है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्त आपको बता दें कि सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है, और उसका नाम है पिनियल ग्रंथि। क्या है मेरे मित्र? उसका नाम है पिनियल ग्रंथि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है? बी में दिया गया है। दोस्त आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपको कि अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपको आगे बढ़ते बढ़ते बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और दोस्त एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपना एक सपोर्ट दें, और एक लाइक तो बनता है मेरे मित्र, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं। आपका सपोर्ट जैसा मिलेगा वैसा वीडियो बनाई जाएगी। चलिए दोस्त, थैंक यू।